नमस्कार, वेलकम टू सिविल कोड आईएएस। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है प्री पीवाईक्यू 2023 का। कल हमने 5-6 क्वेश्चन और आधे घंटे ही डिस्कस किए थे। आज हम 87 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। कल 86 तक ही था, तो आज हम इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। 87 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल में ही संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और यूरोपीय संघ यूरोपीय यूनियन ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है। व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद यूएसए और यूरोपीय यूनियन। दूसरा स्टेटमेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ का यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक्सट्रीम वर्ड कैसे है इसके बारे में भी, क्योंकि ये पहला स्टेटमेंट सही है कि हाँ, दोनों के बीच में इन्होंने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ किया है, पर ये कह रहे हैं कि तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को जो है वो अपने नियंत्रण में, यानी पूरे जितने भी तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता है वो अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सही नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सी, कि कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। अब देखते हैं, ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। भारत अमेरिका और यूरोपीय संघ यानी यूएस और यूरोपीय यूनियन व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद टीटीसी। स्थापना इसका जून 2021 में हुआ। स्थापना का निर्णय ब्रसेल्स में हुए यूएस ईयू समिट में। उद्देश्य क्या है? अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार, आर्थिक संबंध और उभरती प्रौद्योगिकियों पर रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस? तो यह अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक तकनीकी साझेदारी का सबसे बड़ा मंच है। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक देशों के तकनीकी मानक को विश्व स्तर पर मजबूत करना है। यानी लोकतांत्रिक देशों के जो तकनीकी है, डेमोक्रेटिक टेक स्टैंडर्ड जो है वो विश्व स्तर पर मजबूत बनाना है। ठीक है। चीन के बढ़ते तकनीकी प्रभाव को संतुलन हेतु यह एक रणनीतिक पहल है जो दोनों मिलकर को तकनीकी को बढ़ावा देंगे। अब इसी को यानी व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद को भारत के संदर्भ में देखते हैं तो यह भारत और यूरोपीय संघ के बीच स्थापित की गई एक संयुक्त संस्थागत व्यवस्था है। मई 2023 में, यानी अमेरिका के साथ 2021 में, भारत के साथ 2023 में। वही ब्रुसेल्स बेल्जियम में। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो 3 प्रमुख कार्यकारी समूह इसमें कार्य करते हैं। पहला, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल कनेक्टिविटी के माध्यम से ये क्षेत्र में, और उद्देश्य क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी बहुत सारे 5G, 6G, साइबर सुरक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा संरक्षण में सहयोग करना। दूसरा है हरित और स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ग्रीन एंड क्लीन टेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी और सतत विकास पर सहयोग करना। व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में तो इसके कितने क्षेत्र हो गए कार्य करने के? तो 3 है। ये याद रखने के बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्षेत्र है। पहला रणनीतिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए। हरित और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए। व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला के लिए, यानी व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाना, निवेश सुविधा देना और महत्वपूर्ण कच्चे पदार्थों की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तुओं और वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 2% है। वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में, यानी भारत जो वस्तुओं का निर्यात करता है वो विश्व में भारत का निर्यात कितना है? 3.2% है। भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना का लाभ उठाया है। यानी भारत में जो काम करे घरेलू कंपनी है वो भी, और जो विदेशी कंपनी है वो भारत में आकर के सामानों का निर्माण कर रहे हैं, तो वो भी प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव यानी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ उठा रहे। क्या ये सही है गलत? पहला स्टेटमेंट गलत है कि 3.2% नहीं है, उसका देखेंगे डेटा। दूसरा सही है, तो हमारा ऑप्शन डी सही है कि पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक, अब इसकी डिटेल देखते हैं। 2025-26 के पहले 5 महीनों में, यानी वित्त वर्ष जब से स्टार्ट होती है तो पहले 5 महीनों में भारत ने अपने वार्षिक लक्ष्य, यानी वार्षिक लक्ष्य कितना है? 1 ट्रिलियन, उसका 34.61 यानी लगभग 35% निर्यात हासिल कर लिया था। अप्रैल से सितंबर 2025 की अवधि में भारत का व्यापारिक निर्यात 3.02% की वार्षिक वृद्धि दर पर रहा है, यानी इतना परसेंट वृद्धि रहा है। निर्यात कितना किया है वो अभी देखेंगे। वैश्विक व्यापार में जो है, वैश्विक व्यापार के मध्य में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। अंकटाड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की हिस्सेदारी 2010 से 2023 तक वैश्विक निर्यात में 6.3% औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रही है। तो हमें याद क्या रखना है कि अंकटाड ये सब रिपोर्ट दिया है। तो 2010 यानी पिछले 15 से 18 सालों से
लगातार वैश्विक निर्यात में भारत की वृद्धि लगातार हो रही है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट आ सकता है कि पिछले 10-15 सालों में भारत की निर्यात में कमी आई है या उतार चढ़ाव आया है या वृद्धि आई है, तो वृद्धि आई है। ठीक, सेवा एवं माल निर्यात मिलाकर भारत की हिस्सेदारी लगभग 2 से 2.5% के मध्य मानी जाती है, जो कि ऑप्शन में हमें कितना दिया हुआ था 3.2%, तो वो गलत है। हालांकि कुछ प्रमुख क्षेत्रों जैसे पेट्रोलियम, फार्मा, कृषि रसायन आदि में यह प्रतिशत अधिक है। पेट्रोलियम में 12.59%, कृषि रसायन में 10.85%, पर ऑन एन एवरेज कितना है, तो 2 से 2.5% है। ठीक, प्रमुख निर्यात वस्तुएं क्या है, तो पेट्रोलियम उत्पाद जैसे डीजल, गैसोलीन, पेट्रोकेमिकल्स, एलपीजी आदि के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं जैसे सितंबर 2025 में $2.07 बिलियन से $3.12 बिलियन तक वैश्विक मांग में 50% से अधिक वृद्धि देखी, यानी अभी वृद्धि हो रहा है। चमड़ा और उसके उत्पाद भी, जैसे चमड़ा और उसके उत्पाद में पर्स हो गया, कोट, जूते, जैकेट, ये सब अमेरिका, यूरोप, चीन आदि में भारी मांग है। इंजीनियरिंग उत्पाद जैसे मशीनरी, पार्ट्स और औद्योगिक माल का निर्यात, औषधियों एवं फार्मा दवाइयों का निर्यात, खाद्य उत्पाद जैसे चावल, समुद्री उत्पाद, चाय, तंबाकू, मसाले और हाल ही में आलू निर्यात भी बड़ी वृद्धि देखी गई है। अब भारत का वस्तु निर्यात, जो क्वेश्चन में दिया था कि भारत का वस्तु निर्यात प्रतिशत, तो 2025 में भारत का वैश्विक वस्तु निर्यात विश्व के कुल निर्यात का 2.5% है, वहाँ 3.2% दिया था। कुल वार्षिक वास्तविक राशि लगभग $437.42 अरब तक रही है, यानी $437 अरब। भारत का सेवा निर्यात 2025 में भारत का वैश्विक सेवा निर्यात विश्व के कुल सेवा निर्यात का लगभग 4.3% है, यानी अलग अलग बात करें तो उसकी 2.5% और इसकी 4.3। सेवा निर्यात की कुल राशि $387.5 अरब रही है, जिसमें 13.6% वार्षिक वृद्धि, यानी ये भी वृद्धि ही कर रही है। वस्तु और सेवा दोनों वृद्धि कर रही है। 2024-25 में भारत का वस्तु एवं सेवा यदि दोनों का मिलाकर वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी देखें तो लगभग 2.7% रही है, यानी केवल वस्तु का 2.5% यानी 2.5, और केवल सेवा का जो है विश्व के कुल निर्यात में 4.3%। यदि दोनों का अगर वो डेटाबेस कैलकुलेट कर दे तो 2.7% दोनों मिलाकर के वस्तु एवं सेवा का। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में माल निर्यात यानी वैश्विक माल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी वही हम लोग 2.5% देखे, सेवा निर्यात में 4.3%, दोनों मिलाकर 2.7% है। अब भारत जितना निर्यात करता है उसमें टॉप 5 देश कौन है, तो सबसे ज़्यादा निर्यात वो अमेरिका को करता है जो 19.95%, फिर उसके बाद यूएई, नीदरलैंड, यूके, चाइना, यानी अगर हम क्रम से देखें तो अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, ये ब्रिटेन और चाइना, यानी चाइना 5 नंबर पे, 1 नंबर पे अमेरिका, 2 यूएई, 3 नीदरलैंड, 4 ब्रिटेन यानी यूके यूनाइटेड किंगडम और 5 नंबर पे चाइना, यानी 7.59 लाख करोड़, अमेरिका को 3.21 लाख करोड़, यूएई को लगभग 2 लाख करोड़, नीदरलैंड को, फिर यूके, फिर चाइना। निर्यात डॉट गवर्नमेंट, ये निर्यात गवर्नमेंट की सोर्स से लिया गया है ये। यदि भारत का हम एक्सपोर्ट ग्रोथ देखें तो 2013-14 से 23-24 यानी वो लगातार बढ़ ही रहा है, कमा नहीं है। तो स्टेटमेंट ये आए कि यदि भारत की निर्यात जो है वो लगातार वृद्धि नहीं कर रही है, लगातार वृद्धि कर रही है या फिर कम हो रही, ज़्यादा हो रही है, तो लगातार वृद्धि कर रही है। अब प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव जो है वो उत्पादन के लिए जो दिया जाता है इंसेंटिव, उसमें 14 प्रमुख क्षेत्र है शामिल। कौन कौन है, तो मोबाइल निर्माण के लिए क्षेत्र है, औषधि, ऑटोमोबाइल, यानी कितने क्षेत्र है शामिल, तो 14 प्रमुख क्षेत्रों में लागू की गई है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, यानी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना। ठीक, अब देखते हैं उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2020 में PLI स्कीम शुरू की थी। कब, तो 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। पर्पस क्या है इसका, तो घरेलू उत्पादन को बढ़ाना यानी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को, निर्यात को प्रोत्साहित करना और विदेशी निवेश आकर्षित करना है। ठीक, घरेलू उत्पादन बढ़ाना, निर्यात को प्रोत्साहित करना और विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना। इसकी विशेषताएं देखें तो प्रोत्साहन का आधार यानी प्रोत्साहन देने के लिए लागू किया गया था, यानी कंपनियों को बढ़ते उत्पादन के अनुपात में अगर कोई कंपनी उत्पादन बढ़ा रहा है तो उसको और प्रोत्साहन देने के लिए ये दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मोबाइल बनाया तो
तो उसे बढ़े हुए मूल्य पर 1% के रूप में प्रोत्साहन मिलेगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है कि अगर कंपनी ज़्यादा उत्पादन कर रही है तो उसे प्रोत्साहन मिलेगा, कुछ छूट दिया जाएगा ऐसे। समयावधि 5 वर्षों के लिए लागू होती है। लक्ष्य जो है आयात पर निर्भरता कम करना यानी निर्यात बढ़ाना। मेक इन इंडिया को गति देना, रोजगार सृजन। मेक इन इंडिया यानी घरेलू उद्योग को गति देना, रोजगार उससे सृजन ऑलरेडी हो जाएगा। अब हम आयात की देख लेते हैं कि 2024-25 में भारत का आयात लगभग 915 बिलियन का, जबकि निर्यात 825 बिलियन के करीब का है। ठीक, आयात के मुख्य तथ्य क्या है, तो 2024-25 में 900 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। वृद्धि मुख्यतः जो है पेट्रोलियम उत्पाद, सोने, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी आते हैं। अब इसके रिफाइनरी करके या सोने को वो ज्वेलरी में बना करके इन सभी को उत्पादन वो इन सभी को रिफाइन करके चेंज करके वो मशीनरी को पार्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में चेंज करके तब निर्यात किया जाता है। ठीक, अन्य प्राथमिक कमोडिटीज़ के कारण हुई है। इस अवधि में व्यापार घाटा भी लगभग 94 बिलियन डॉलर का रहा, जो आयात तेजी और निर्यात में अपेक्षाकृत कम वृद्धि के कारण हुआ था। अब सबसे ज़्यादा आयात किस देश से होता है, तो चीन से लगभग 15.28%, यानी सबसे ज़्यादा 15.28% आयात स्रोत है। रूस से लगभग 9.09, संयुक्त अरब अमीरात से लगभग 8%, अमेरिका 6.41। यानी अगर नंबरिंग देखें तो पहला चीन, दूसरा रूस, तीसरा संयुक्त अरब अमीरात यूएई, और चौथा जो है अमेरिका, पांचवा सऊदी अरब, छठा इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर, ये सब आते हैं। तो हमें 5 तक याद रखने की ज़रूरत है कि चीन, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता संधि है कोई, यानी स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, जो यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है। यानी स्थिरता एवं समृद्धि समझौता एक संधि है जो यूरोपीय देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है। यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना स्वीकार करती है। यानी यूरोपीय संघ के जितने भी देश है उसमें सभी के लिए जो है आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना स्वीकार बनाती है। यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकियों को आपस में बांटना स्वीकार बनाती है। तो आपस में बांटना ये प्रोविज़न नहीं है, और ये भी आपस में बांटना आधारिक संरचना का ये भी प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, इसकी क्या प्रोविज़न है वो देखते हैं। 1992 में maastricht संधि के अंतर्गत यूरोपीय आर्थिक एवं मौद्रिक संघ यानी इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन EMU की स्थापना की गई। इसके तहत देशों के लिए राजकोषीय मानदंड तय किए गए, जिन्हें आगे चलकर 1997 में SGP के रूप में औपचारिक रूप, SGP यानी स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट। पहले क्या था, तो पहले था ये यूरोपीय आर्थिक एवं मौद्रिक संघ, जो बाद में SGP बन गया, यानी स्थिरता एवं समृद्धि संधि। मुख्य उद्देश्य तो सदस्य देशों में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना, अत्यधिक बजटीय घाटे को रोकना, यूरो क्षेत्र की मुद्रास्फीति और मुद्रा स्थिरता बनाए रखना, सदस्य देशों में आर्थिक नीति के समन्वय और राजकोषीय मानदंड का पालन करना। तो बजटीय घाटे से प्रोविज़न है, राजकोषीय अनुशासन, मुद्रास्फीति और मुद्रा की स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक नीति समन्वय और राजकोषीय मानदंड। तो ये सही है, बाकी ये इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर प्रौद्योगिकी से रिलेटेड कोई भी इसमें प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, राजकोषीय घाटा, देश का वार्षिक बजटीय घाटा GDP का 3% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये उन लोगों ने डिसाइड किया हुआ है। तो उनका राजकोषीय मानदंड क्या है कि राजकोषीय घाटा देश की वार्षिक बजटीय घाटा GDP का 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक ऋण यानी देश की कुल सरकारी ऋण का 60% से अधिक नहीं होनी चाहिए, इस संधि के तहत कहा गया है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, तो 2 और 3 गलत है, केवल 1 सही है। तो इसकी राजकोषीय घाटा याद रखने की ज़रूरत है कि राजकोषीय मानदंड इसका क्या है, तो राजकोषीय घाटा GDP का 3% से अधिक नहीं होना चाहिए एक वर्ष में, और सार्वजनिक ऋण कुल सरकारी ऋण का 60% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक की पहली संविदा, सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए वैश्विक संविदा यानी ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन GCM अपनाई है। GCM में अधिकथित जो उद्देश्य दिया हुआ है और प्रतिबद्धताएं जो हैं वो UN सदस्य के देशों पर बाध्यकर है, यानी बाध्यकारी है या नहीं। GCM अपने उद्देश्यों और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास यानी एक देश के अंदर आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए भी कार्य करती है क्या, तो कोई भी सही नहीं है, यानी यह सभी देश इसमें शामिल नहीं है और बाध्यकारी भी नहीं है और आंतरिक के लिए नहीं है, ये अंतर सरकारी है, अंतर्राष्ट्रीय है ये। अब देखते हैं सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए वैश्विक संविदा यानी ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन GCM।
परिचय। वैश्विक संविदा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत अंतर सरकारी समझौता। अंतर सरकारी, इंटर गवर्नमेंटल मतलब एक देश एक सरकार दूसरे सरकार, यानी एक देश दूसरे देश के बीच, जिसका उद्देश्य प्रवास को सुरक्षित, यानी प्रवास से रिलेटेड है, सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित बनाना है। यह प्रवासन पर पहला वैश्विक समझौता है जो प्रवासियों के अधिकारों और दायित्वों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ढांचा प्रदान कर। तो हमारा ऑप्शन ए में क्या कह रहा था, ये पहला कह रहा था, पर इसमें सभी देश दिया हुआ है तो सभी देश शामिल नहीं है। पृष्ठभूमि 2016 सितंबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा न्यूयॉर्क घोषणा अपनाई गई। ठीक, न्यूयॉर्क घोषणा यानी न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉर रेफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स। इसकी घोषणा से दो प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई। पहला, शरणार्थियों के लिए वैश्विक संविदा, यानी शरणार्थी के लिए कोई भी एक समझौता हुआ जो वैश्विक था, पहला था। प्रवास पर वैश्विक संविदा यानी माइग्रेंट्स पर, एक शरणार्थी के लिए, रेफ्यूजी के लिए, और एक जो है वो माइग्रेंट्स के लिए। दिसंबर 2018 मराकेश में यह संविदा जो है आधिकारिक रूप से स्वीकृत हुई। मराकेश मोरक्को में है। यूएन जनरल असेंबली ने इसे 19 दिसंबर 2018 को औपचारिक रूप से अपना ली। स्वरूप क्या है, तो यह कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता नहीं है, यह केवल सहयोग और नीति निर्देशन का ढांचा प्रदान करता है, यानी बाध्यकारी नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। इसके कार्य क्षेत्र की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से संबंधित है, केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, न कि अंतर्राज्य, यानी अंतर स्टेट से रिलेटेड नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले प्रवासियों को सुरक्षा, प्रवासन को नियमित, सुरक्षित और मानवाधिकार आधारित बनाना। इसका दायरा जो है आंतरिक प्रवास पर लागू नहीं होता है। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति जो अपने ही देश की सीमाओं के भीतर विस्थापित है, जीसीएम के अंतर्गत नहीं आते, देख लिए हम लोग। यह किन पर लागू होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के अधिकार, सीमा पार आवागमन। लागू नहीं होता किस पे, तो आंतरिक वो प्रवासी शरणार्थी के अंतर्गत आते हैं, और देश के भीतर विस्थापन है उस पर भी लागू नहीं। तो अब जैसे यहाँ है कि इस घोषणा से दो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, प्रवास पर वैश्विक संविदा और शरणार्थियों के लिए वैश्विक संविदा। तो जो ये है जीसीएम वो प्रवास पर वैश्विक संविदा है, इसीलिए वो शरणार्थियों पर लागू नहीं होता है, वो केवल प्रवास से रिलेटेड है वो। ठीक, संबंधित संस्थाएं देखें तो जीसीएम प्रवास पर केंद्रित है। ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रेफ्यूजी ये अलग है, जीसीआर जो शरणार्थियों के लिए है। फिर यूएनएचसीआर यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी लागू करता है। आईओएम यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जीसीएम लागू करता है, यानी ये संस्था जीसीआर लागू करता है और आईओएम जीसीएम लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91 नंबर, होमगार्ड से रिलेटेड है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होमगार्ड को होमगार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समुत्थापित किया जाता है, यानी इसकी स्थापना जो है होमगार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन किया जाता है, ये कह रहा है। दूसरा, होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस के सहायक बल के रूप में सेवा देने के लिए होती है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा या तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होमगार्ड बटालियन स्थापित की गई है। तो ये गलत है क्योंकि होमगार्ड अधिनियम के तहत नहीं होता है। ये सही है कि आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस सहायक बल के रूप में कार्य करता है। फिर तीसरा भी सही है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा या तटीय क्षेत्रों में जो है घुसपैठ रोकने के लिए काम करता है। कुछ राज्यों में सीमा विंग होमगार्ड बटालियन स्थापित की गई है। तो केवल दो, पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। अब होमगार्ड से रिलेटेड देख लेते हैं। होमगार्ड एक स्वैच्छिक बल है जो नागरिकों को आपातकालीन परिस्थितियों में राज्य पुलिस एवं प्रशासन की सहायता के लिए तैयार करता है। ठीक, किसको, तो नागरिकों को। यह भारत की सहायक नागरिक सुरक्षा व्यवस्था है, यानी एक्सुलरी सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। स्थापना 1946 में बम्बई राज्य अब महाराष्ट्र में सबसे पहले होम गार्ड्स की अवधारणा हुई, सबसे पहले महाराष्ट्र में। उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के समय व उसके बाद आंतरिक सुरक्षा, सामुदायिक सहयोग और नागरिक सुरक्षा को मजबूत करना। 1952 में इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया। कानूनी आधार, होमगार्ड कोई केंद्रीय बल नहीं है, यह राज्य सरकारों द्वारा गठित एक बल है। इसकी स्थापना और संचालन राज्य सरकारों ने अपने अपने होम गार्ड्स एक्ट्स एंड रूल्स के अंतर्गत किया है, न कि कोई होमगार्ड अधिनियम और केंद्र द्वारा कोई नियम से किया जाता है। केंद्र सरकार केवल नीति निर्धारण व समन्वय की भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए दिल्ली में दिल्ली होम गार्ड्स एक्ट 1959, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र होम गार्ड एक्ट 1962, उत्तर प्रदेश में 1963 एक्ट। तो ये राज्य स्तर पर निर्धारित किया जाता है। पर्पस क्या है इसका, तो वही राज्य पुलिस की सहायता करना, आपदा प्रबंधन के समय सहायता करना, बचाव कार्य करना, नागरिक सुरक्षा प्रदान करना, सामुदायिक सेवा करना, चुनाव व वीआईपी सुरक्षा में सहयोग करना। प्रकृति तो एक स्वैच्छिक बल है, यानी व्यक्ति अपनी इच्छा से प्रशिक्षण लेकर इसमें शामिल होता है। यह नियमित पुलिस बल नहीं है, रेगुलर वाला नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें सक्रिय सेवा में बुलाया जाता है। अब वो अंतर्राष्ट्रीय तटीय रिलेट से देख लेते हैं।
कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं इंटरनेशनल बॉर्डर्स और तटीय क्षेत्रों पर घुसपैठ, तस्करी और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कुछ सीमावर्ती राज्यों में सीमा विंग होमगार्ड बटालियन गठित की गई है। वही घुसपैठ रोकना, सीमा सुरक्षा बलों के सहयोग, सीमा क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखना और आपदा प्रबंधन कर। तो केवल 2 सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी पहनना किस, ठीक है, पहला कह रहा है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 में है ये प्रोविजन। दूसरा, किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी के ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में है ये। बंदूक तोप से अनुष्ठान परक गोली या गोला दागना, बंदूक या तोप से जो है अनुष्ठान परक यानी किसी फेस्टिवल या किसी भी समय गोली या गोला दागना जिससे अन्य लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है, क्या वो आयुध अधिनियम यानी शस्त्र संशोधन अधिनियम 2019 में शामिल है ये। यानी आप किसी फंक्शन में भी वो गोली या गोला दाग रहे हैं तो उससे किसी व्यक्ति को सुरक्षा हो सकता है, असुरक्षा या जोखिम हो सकता है, तो क्या इसमें चर्चा है कि शस्त्र अधिनियम 2019 में। तो इसमें पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है कि हाँ अनाधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी पहनना शासकीय गुप्त यानी अधिकारी जो है गुप्त अधिकारी अधिनियम 1923 और फिर बंदूक या तोप से वही गोली दागना जो शस्त्र संशोधन अधिनियम 2019 में है। और ये जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इससे देख लेते हैं कि 2023 में आईपीसी 1860 का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, फिर सीआरपीसी 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आईपीसी का नाम वही भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट का भारतीय साक्ष्य संहिता कर दिया गया है। ठीक, बाकी हम ये देखते हैं कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 यानी ऑफिशियल यानी आधिकारिक सीक्रेट एक्ट्स, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स 1923, इसका प्रोविज़न क्या है। तो जासूसी, यदि कोई व्यक्ति किसी विदेश शक्ति को लाभ पहुंचाने हेतु भारत की सुरक्षा, रक्षा, संचार, गोपनीय नक्शे, सैन्य योजनाएं आदि से संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त करता है या साझा करता है तो यह अपराध है किसी विदेशी शक्ति को लाभ पहुंचाने हेतु। गोपनीय दस्तावेजों का प्रकटीकरण यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति जो किसी गोपनीय दस्तावेज, सूचना या सामग्री को बिना अनुमति के साझा करता है तो वह दंडनीय है। अनिश्चित रूप से सीमा क्षेत्र में प्रवेश, यदि कोई व्यक्ति किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करता है तो यह अपराध है। अपराधियों का संरक्षण यानी यदि कोई व्यक्ति ऐसे अपराधी को छिपाता या सहायता करता है तो वह भी। बाकी आयुध संशोधन अधिनियम 2019 देखते हैं यानी आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019, शस्त्र संशोधन अधिनियम। भारत में हथियारों के स्वामित्व और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए यह मूल कानून था 1959 का, जिसे 2019 में संशोधन किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य था गैर कानूनी हथियारों का प्रसार रोकना, सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना तथा निजी हथियारों के लाइसेंस को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, 2019 में सरकार ने शस्त्र अधिनियम 2019 लाया ताकि हथियारों के गलत उपयोग, गैर कानूनी निर्माण और अवैध व्यापार को नियंत्रित किया जा सके। इसका पर्पस क्या था संशोधन का, तो नागरिकों के बीच अवैध हथियारों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करना क्योंकि उसकी संख्या बढ़ रही थी, हिंसक अपराधों और गैंग कल्चर पर रोक लगाना तथा हथियार लाइसेंस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना। इसका प्रावधान क्या था, तो लाइसेंस प्राप्त हथियारों की अधिकतम सीमा यानी एक व्यक्ति को मैक्सिमम 3 हथियार रखने की अनुमति थी 1959 में, अब केवल 2 हथियार कर दिया गया है। जमा करने की समय सीमा नहीं था, यदि किसी के पास 3 हथियार है तो एक हथियार 1 वर्ष के भीतर किसी अधिकृत व्यक्ति या एजेंसी को जमा करना होगा। अवैध हथियार का उपयोग अपराध था पर दंड कम था, अब 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना। हथियारों का अवैध निर्माण, बिक्री या व्यापार पर यह गंभीर अपराध माना जाएगा जिसमें आजीवन कारावास तक की वो सजा मिल सकती है। समारोहों में हथियार का उपयोग उल्लेख नहीं था, अब शादी, जुलूस या सोशल मीडिया पर हथियार लहराना स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। खेल और कूद यानी स्पष्ट प्रावधान था उस समय, अब खेल निशानेबाजों को उनके अभ्यास और प्रतियोगिता हेतु अतिरिक्त लाइसेंस दिया जा सकता है केवल स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अमन और भाईचारा कोई उल्लेख नहीं, यदि कोई व्यक्ति हथियार का प्रयोग भय या हिंसा फैलाने के लिए करता है तो यह गंभीर अपराध माना जाएगा। यानी पहले जो 1959 का प्रोविजन था उसमें तो बहुत सारा कुछ दिया ही नहीं था, अब उसको डिफाइन किया गया है 2019 में संशोधन करके। खेल निशानेबाजों के लिए विशेष प्रावधान यानी स्पोर्ट्स शूटर्स के लिए, यानी यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निशानेबाज है तो उसे अभ्यास और प्रतियोगिता हेतु अतिरिक्त हथियार रखने की अनुमति दी गई है, केवल अभ्यास और प्रतियोगिता हेतु, परंतु वह हथियार केवल स्पोर्ट्स पर्पस के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित वो कि अनधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी पहनना, तो शासकीय गुप्त बात अधिनियम जिसको आधिकारिक गुप्त अधिनियम कहा जाता है 1923, उसके अकॉर्डिंग सही था, ये गलत है। ये इसका प्रोविज़न है
कि किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी की ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना, यह भी आधिकारिक गुप्त अधिनियम 1923 में है। बंदूक, तोप, यही गोला दागना, तो ये भी शस्त्र अधिनियम 2019 सही है, तो केवल 2। अब 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वो अब ये करंट से क्वेश्चन है कि प्रायः समाचारों में उल्लेखित होने वाले क्षेत्र और उसका क्यों उल्लेखित क्यों है ये। तो उत्तरी कीवू और इटूरी आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध का क्षेत्र है क्या। नागोर्नो कराबाख मोजाम्बिक में उपलब्ध। खेरसोन और जोपोरोजिया तो इजराइल और लेबनान के बीच विवाद। तो तीनों गलत है, तीनों में से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि नागोर्नो और कराबाख आर्मेनिया और अजरबैजान का है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में थोड़ी पढ़ लेते हैं कि उत्तर कीवू और इटूरी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रांत है, ठीक है, जो अफ्रीका का है। उत्तरी कीवू और इटूरी के पूर्वी प्रांतों में बढ़ती हिंसा के कारण यहाँ शांति सेना तैनात है। कांगो के राष्ट्रपति ने 2021 में इटूरी और उत्तरी कीवू के पूर्वी प्रांतों में बिगड़ती हिंसा पर घेराबंदी की घोषणा की थी। मोजाम्बिक में काबो डेलगाडो में विद्रोह हुआ था। ISIS विद्रोहियों को इसने पहले ही प्रश्न पूछ चुका है UPSC से। नागोर्नो कराबाख जो है वो आर्मेनिया और अजरबैजान का अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है। 1917 में USSR साम्राज्य के पतन के बाद अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों के द्वारा, यानी जब रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, दावा किया गया कि यह क्षेत्र तब से तनाव का विषय बना हुआ है। रूस ने लुहांस्क, डोनेट्स्क और जापोरिजिया और खेरसोन में यूक्रेनी क्षेत्रों को जो है रूस में शामिल होने पर तथाकथित जनमत संग्रह कराया, जो यूक्रेन के 15% क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और रूस द्वारा नियंत्रित है। यानी ये रूस और यूक्रेन के बीच का विवादित क्षेत्र है। ठीक, बाकी हम देखते हैं आर्मेनिया और अजरबैजान का इसमें। तो ये रहा आर्मेनिया जो 2 नंबर है और 1 नंबर है, 2 नंबर है वो अजरबैजान है, 1 नंबर आर्मेनिया, और ये भी अजरबैजान ही। यहाँ का क्षेत्र जो है वो विवादित है। ठीक, इसको देखते हैं, ये रहा, ये अजरबैजान, आर्मेनिया, नागोर्नो कराबाख का क्षेत्र ये है, ये भी अजरबैजान का ही क्षेत्र है, तो यही विवादित है इन दोनों के बीच का। तो इससे रिलेटेड कौन कौन सा है, तो ये रहा जॉर्जिया है, फिर रूस है इधर, फिर कैस्पियन सागर, ईरान, उसके बाद फिर टर्की है। दूसरा है मोजाम्बिक, देखते हैं, ये रहा मोजाम्बिक, अफ्रीका में है, ये इसे जिम्बाब्वे सटा हुआ है, फिर जाम्बिया है, फिर मलावी है और फिर तंजानिया, यानी जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मालावी और तंजानिया है। उसके बाद ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो बीच में, जिसे रवांडा, फिर कैमरून, कॉन्गो, अंगोला, ये सब देश उसके बॉर्डर टच करते हैं। तो देश का लोकेशन हम देख लिए। तो इसका ऑप्शन हमारा है कि कोई भी सही नहीं है, यानी कोई भी सही सुमेलित नहीं है। 94 नंबर क्वेश्चन है, इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं, यानी इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ जो है राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षरित हुआ। अरब शांति पहल की बात कर रहा है और कुछ अरब राज्यों के साथ इजराइल का राजनयिक संबंध की बात करें तो देखते हैं। अरब शांति पहल, अरब पीस इनिशिएटिव, एक ऐतिहासिक राजनयिक प्रस्ताव है जिसे सऊदी अरब ने प्रस्तुत किया था। अरब लीग ने 2002 में बेरूत वो सम्मेलन में अपनाया था, जो लेबनान की राजधानी है बेरूत। इस पहल का मुख्य उद्देश्य इजराइल और अरब देशों के बीच अस्थायी शांति स्थापित करना था, विशेष रूप से फिलिस्तीन मुद्दे के समाधान के माध्यम से। इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव्स क्या था, तो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का 2 राष्ट्र समाधान, 2 स्टेट सॉल्यूशन। 2 स्टेट सॉल्यूशन का मतलब है कि ये इजराइल और वो फिलिस्तीन का क्षेत्र, तो एक इधर फिलिस्तीन और एक इधर वो इजराइल हो जाए, दोनों सहमति से रहे। 1967 की सीमाओं पर आधारित एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना, जो इन दोनों के बीच में 1967 में जो सीमा निर्धारित हुआ था उस पर फिलिस्तीन राज्य की स्थापना की बात कर रहा है। पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी के रूप में मान्यता, फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए न्याय संगत समाधान, ये सब था किसका, तो अरब शांति पहल का ये ऑब्जेक्टिव था। अरब देशों की ओर से शर्तें क्या थी, तो अरब लीग देशों ने यह प्रस्ताव दिया कि यदि इजराइल 1967 के युद्ध के बाद कब्जाए गए क्षेत्रों से हट जाता है और फिलिस्तीन राज्य की स्थापना को स्वीकार करता है तो सभी 22 अरब देश इजराइल के साथ सामान्य राजनयिक संबंध स्थापित करेंगे। ठीक, भारत का इस संदर्भ में क्या दृष्टिकोण है, तो भारत सदैव 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन किया है। भारत की विदेश नीति के अनुसार फिलिस्तीन की संप्रभुता और इजराइल के साथ संबंध दोनों को संतुलित दृष्टि से देखा जाता है। अरब शांति पहली संतुलन को कूटनीतिक दृष्टि से मजबूती प्रदान करती है। इसी से रिलेटेड
वो अब्राहम रिकॉर्ड देखते हैं क्या है। तो अब्राहम समझौते 2020 में लाया गया था। यह समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता से 2020 में हुआ। इसी के अंतर्गत जो है इजराइल ने कई अरब देशों के साथ सामान्यीकरण किया, यानी रिलेशन को नॉर्मलाइज किया। अब मुख्य देश जिनसे संबंध स्थापित हुए, 1979 में मिस्र पहला अरब देश जिसने इजराइल की मान्यता दी कैंप डेविड समझौता के तहत। 1994 में जॉर्डन शांति संधि यानी दूसरा देश था जिसने औपचारिक संबंध बनाए, पहला मिस्र, दूसरा जॉर्डन। 2020 में संयुक्त अरब अमीरात अब्राहम समझौते के तहत संबंध सामान्य किया। 2020 में फिर बहरीन, 2020 में सूडान, 2020 में मोरक्को। इन सभी देशों ने इजराइल के साथ संबंध अपने सामान्य किए। तो मिस्र हो गया, जॉर्डन हो गया, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को। अब्राहम एकॉर्ड क्या है? तो अरब देशों और इजराइल के बीच राजनयिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना, मध्य पूर्व में ईरान के प्रभाव को संतुलित करना, शांति और स्थिरता के दिशा में न्याय का प्रयास करना, यानी इसमें भी ईरान का चर्चा है। भारत के लिए महत्व क्या है? तो भारत के इजराइल और अरब दोनों देशों से मजबूत संबंध है, इसीलिए यहाँ वो थोड़ी तकनीकी उलझन में पड़ जाता है। इन समझौतों से भारत को ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी सहयोग के नए अवसर मिलते हैं। वेस्ट एशिया क्वाड यानी I2U2 इंडिया, इजराइल, UAE और USA के निर्माण की पृष्ठभूमि भी बनी थी। यह अब्राहम